हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि अब आप लोग के एग्जामिनेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी इन सब बातों का कोई खास सेंस रहा नहीं है। अब आपका जवाब सिर्फ यही होना चाहिए, नेहा मैम हम बहुत बढ़िया हैं और हम अपने अगले एग्जामिनेशंस की तैयारी में बहुत बिजी हैं। ठीक है। सो खैर आपकी अगली एग्जाम कोई भी हो सकती है, भले ही वो एएफएम हो या वो एएफएम ना हो। थैंक यू जो आपने एएफएम के लिए टाइम निकाला। और आज हम दोबारा से मिले हैं। आई थिंक कुछ 14 या 15 लेक्चर है आज हमारा, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमारा टारगेट था अब तक मोर देन 1500 एमसीक्यूज लेकर आने का। एंड ऑल सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए एएफएम के पर्टिकुलरली आज अराउंड 500 एमसीक्यूज पूरे हो चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लगभग 500 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। और अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी तरह के आपको जो हम डेली बेसिस पर दे रहे हैं, आज अगेन आपके प्लेट में सर्व किए जा रहे हैं कुछ ऐसे ही टेक्निकल कंसेप्चुअल और वर्थ नोटिंग वाले एमसीक्यूज जो आपको एग्जामिनेशन में जाहिर बात है काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेज शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू सेशन से। एंड एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है। ओके फाइन। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। When two sides of an account are equalized by putting the difference on the side where amount is short, the process is called dash. अब किसी लेजर की दोनों साइड्स को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ का टोटल 1000 था और यहाँ का टोटल 500 भी था। तो इस बैलेंस फिगर को जो हम यहाँ पर लेकर आएंगे 500, उसे क्या कहा जाएगा? बैलेंसिंग, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, या फिर ए और सी, यानी कि या तो बैलेंसिंग या तो पोस्टिंग। तो नहीं, बैलेंसिंग और पोस्टिंग का मतलब सेम नहीं होता, तो ऑप्शन डी तो रूल्ड आउट है। और आपको बिल्कुल आसानी से इसका आंसर पता चल चुका है। करेक्ट आंसर दिस इज बैलेंसिंग। जब भी लेजर की बैलेंसिंग की जाती है तभी हम उसके टोटल्स को मैच करने के लिए इस फिगर को लेकर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक सॉल्यूशन पहले ही अपेयर हो चुका है। सबसे पहले मुझे उसे छुपाने दीजिए। नाउ हैव अ लुक। क्वेश्चन ये है आपका। If a firm has 100 in inventories, I hope आप लोगों को कैलकुलेटर्स बिल्कुल हैंडी है। अब जब भी आप एमसीक्यू सेशन में बैठ रहे हैं तो ये तो आप लोगों की हैबिट बन जानी चाहिए कि आपको अपना कैलकुलेटर लेकर ही बैठना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आप कैलसीज का यूज करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उसकी प्रैक्टिस अभी से बन जाए। आप जितने ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे अपने कैलकुलेटर्स के साथ, उतना ही कम आपको रिजिडिटी फेस करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, practical question. If a firm has 100 in inventories, a current ratio equal to 1.2 and a quick ratio equal to 1.1, so what is the firm's net working capital? अब इस क्वेश्चन में फिगर्स काफी अटपटी से दी हुई है। आपको रेशियो दे दिया गया है, सिर्फ करंट रेशियो नहीं क्विक रेशियो भी दे दिया गया है और इन्वेंट्री की अमाउंट दी गई है। तो अब आप क्या नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड कर पाएंगे? नेट वर्किंग कैपिटल होता क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए करंट रेशियो का फॉर्मूला और क्विक रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो इज व्हाट? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशियो क्या होता है? डिनोमिनेटर तो करंट लाइबिलिटीज है, लेकिन न्यूमरेटर क्या होगा? करंट एसेट्स में से हम क्या क्या लेस करते हैं? इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इस केस में प्रीपेड एक्सपेंसेस तो दिए नहीं है, तो हम सिर्फ करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री लेकर चल सकते हैं। करंट रेशियो कितना था? 1.2 इक्वल्स टू व्हाट? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है। वैसे ही क्विक रेशियो क्या था? 1.1। वो क्या है? करंट एसेट्स माइनस 100 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्या दोनों इक्वेशंस में करंट लायबिलिटीज कॉमन है? तो आप बिल्कुल करंट लायबिलिटीज का फिगर कॉमन फैक्टर रख सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू आप इस क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बताइए स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने अपने एंड पर ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं जो सॉल्यूशन मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया था, ये वाला सॉल्यूशन। हैव अ लुक किस तरह से आपका बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको काम लगेगा। करंट रेशियो के फॉर्मूला को प्लेस कर दिया है 1.2
उसी तरह से क्विक रेशियो का फॉर्मूला प्लेस कर दिया गया है 1.1। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करेंगे इसे कैसे, 1.1 इंटू करंट लाइबिलिटीज, यानी कि क्विक रेशियो वाले फॉर्मूला में किया गया है 1.1 इंटू करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 100। और आपके करंट एसेट्स कितने थे, 1.2 इंटू करंट लाइबिलिटीज। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स। इस तरह से आपको अपनी करंट लाइबिलिटीज की फिगर मिल जाएगी, वो होगी 1000। अब आपको अगर करंट लाइबिलिटीज पता चल चुकी है तो करंट एसेट्स तो बैलेंसिंग फिगर है, सिंपली फॉर्मूला में डालेंगे तो करंट एसेट्स पता चल जाएंगे जो होंगे आपके 1200। अब क्या क्विक एसेट्स, अब क्या नेट वर्किंग कैपिटल, सब कुछ फाइंड करना बेहद आसान हो चुका है। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी कि 1200 माइनस 1000 विच इज 200। सो फर्म का नेट वर्किंग कैपिटल 200 है और अब ये हमें पता चल चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है एग्जामिनेशंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। इसमें रेशियो एनालिसिस का सबसे आसान फॉर्मूला यूज किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ चाहिए तो वो है आपका टाइम और आपके फॉर्मूलाज की पकड़। ठीक है, तो बस उन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थियोरी क्वेश्चन है, द स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट डिफर बाय डैश। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में किस चीज का फर्क होता है। फॉरेन एक्सचेंज वाला टॉपिक देखते वक्त सबसे पहली बात यही आई थी कि आज की डेट में $1 इज इक्वल टू सपोज ₹80 है, तो हमें किस चीज से डर लगता है कि कल को कहीं $1 इज इक्वल टू 90 ना हो जाए। तो इसमें डिफरेंस किस चीज का आया, ये जो कल को वाला फिगर था ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करता है, यानी कि आपका टाइमिंग ऑफ द एक्चुअल करेंसी एक्सचेंज इज द डिफरेंस विच एग्जिस्ट। स्पॉट रेट होता है आज का रेट, आज के डेट पर अगर आप किसी आगे वाले रेट को डिस्कस कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो टाइमिंग ऑफ द एक्चुअल करेंसी एक्सचेंज इज व्हाट, द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। एम आई राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ABC कंपनी जस्ट इशूड अ बॉन्ड, ओके बॉन्ड का क्वेश्चन है ये, बॉन्ड विद ₹1000 फेस वैल्यू, बॉन्ड की वैल्यू है ₹1000। अब आपको एक एक चीज यहाँ पर बिल्कुल समझ के चलना होगा कि बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट है 8%, यानी कि जो भी इंटरेस्ट फिगर आएगी वो 1000 पे 8% आएगी जो कूपन रेट होता है उस पर। इफ द बॉन्ड हैज अ लाइफ ऑफ 20 इयर्स, बॉन्ड 20 साल तक चलेगा, 20 साल तक आपको कूपन मिलते रहेंगे। पेज एनुअल कूपन, यानी कि हर साल एक कूपन मिलने वाला है तो 20 बार कूपन पेमेंट्स आएंगे। एंड द यील्ड टू मैच्योरिटी इज 7.5%। अब ये क्या चीज है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है, यानी कि आज की डेट में ये क्या यील्ड ऑफर कर रहा है, कोई जो न्यू परचेजर है उसके लिए ये वैल्यू क्या होल्ड करने वाला है, ये बॉन्ड क्या वैल्यू होल्ड करने वाला है, राइट? सो अब यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है उससे क्या पता चलेगा कि क्या हमें इसमें आज इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज की तारीख में आने वाले 20 साल के रिटर्न्स को मेजर किया जा रहा है बेसिकली, और अगर वो कहीं भी ₹1000 से ज्यादा आएगा तो हम इस बॉन्ड को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, और अगर कम आएगा तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, राइट? तो आपको बस वो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आज की तारीख में इन सभी फ्यूचर पेमेंट्स की क्या वैल्यू है। ये आप अपनी कैलकुलेटर की मदद से बहुत बहुत इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला याद होना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए यील्ड टू मैच्योरिटी जो 7.5% है, इसे हम मानेंगे अपना इन्फ्लेशनरी रेट, यानी कि आज अगर कोई चीज ₹100 की है तो अगले साल वो उसमें 7.5% इन्फ्लेशन जुड़ जाने वाला है। यानी ये तो आप ये भी कह सकते हैं कि आज के ₹100 अगले साल के ₹107.5 के बराबर होने वाले हैं। एम आई राइट? तो आइए अब कैसे करेंगे इसे, इसकी आपके पास कैश फ्लोज क्या क्या मौजूद है। आपको एक तो 20 साल तक 1000 इंटू 8% मिलने वाला है, यानी कि ₹80। ₹80 आएंगे 20 साल तक, और 20वें साल पे आपको ₹1000 भी तो मिलेंगे रिडीम होके। एम आई राइट? तो ये ईयर 20 पर आपको 1000 भी मिलेगा। अब आपको बस इन सभी की आज की डेट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप अपने कैलसीज पर इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपनी कैलकुलेटर्स बिल्कुल हैंडी रखिए। आज के ₹1 की वैल्यू अगले साल क्या हो जाएगी, वो इस तरह सॉल्व होगी।
ये कॉन्सेप्ट होता है। नाउ ऑन योर कैलकुलेटर्स, 1 + 7.5%, ये अब आपका डिनोमिनेटर होने वाला है, यानी कि 1.075। सो 1 डिवाइड बाय 1.075, ये आप करेंगे 20 टाइम्स इक्वल, यानी कि आपको 20 साल के एंड की वैल्यू पता चल जाएगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब क्या आपको ईयर 20 की एक वैल्यू मिली, वो है लेट मी राइट डाउन 0.2354, ठीक है। अब आपको करना है जीटी, यानी कि ग्रैंड टोटल। 20 के 20 साल की वैल्यूज को हम यहाँ पर सम कर देंगे। अब आपको कुछ मिलेगा 10.19, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने कूपन पेमेंट के साथ, यानी कि 80 के साथ। तो 20 साल तक आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आने वाले हैं उनका टोटल हो जाएगा 8.815.55, राइट। और अब इस 1000 रुपीज की क्या वैल्यू होने वाली है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब इस 1000 वाले अमाउंट की क्या फिगर हो जाएगी एट द एंड ऑफ 20th ईयर, वो आपको पता कैसे चलेगी? 1000 इंटू दिस थिंग 235 से जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तब। सो अब आप 1000 को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.2354 के साथ, आपको मिलेगा 235। उसमें आपको ऐड करना है कूपन पेमेंट्स का वैल्यू, यानी कि 1051। इज दैट द आंसर? यस। तो आप अपने बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यानी कि आज आपको 1000 रुपए देने हैं, लेकिन 20 साल के बाद आज की वैल्यू के 1051 के रिटर्न्स आपको ये बॉन्ड लाके दे रहा है। सो ये फायदे का सौदा है आपके लिए, आपको इसे करना चाहिए। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशन में दिक्कत आई, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, इस कैलकुलेशन को दोबारा हमारे साथ कीजिए। कैलसी की मदद से बहुत इजीली किया जा सकता है स्टूडेंट्स, जस्ट विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, ठीक है। कोई भी फॉर्मूले का झंझट नहीं है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्चुअली याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the kind is are included under Prevention of Money Laundering Act 2002 for proceeds of crime? मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इनमें से कौन कौन से क्राइम्स को इंक्लूड किया गया है? ड्रग ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग, मर्डर। अब सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देख लीजिए। अक्सर स्टूडेंट्स जाते हैं ऑल ऑफ द अबव के साथ, बट वो हर केस में करेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आपको एक्ट के साथ जाना होगा, एक्ट क्या कहना चाह रहा है उसे देखना होगा और समझदारी से इस आंसर को टिक करना होगा। खैर, अगर आपको एग्जैक्ट टर्म्स याद नहीं है एक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड था, तो आप सेफ खेलेंगे, आई नो। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मेनी ऑफ यू ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों के तहत ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कवर करता है। So answer is option D. You are correct. All of the above है इस केस का correct solution, right? Next question, practical question. Oh, on 1st January 2002, a firm purchased machinery worth rupees 1 lakh. फर्म ने एक मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2002 को, and on 1st July 2004, लगभग 2 साल और कुछ महीनों बाद, it buys an additional machinery worth 20,000 and spends rupees 2,000 on its erection. Annual depreciation is 10% straight line method. What will be the written down value at the end of 5th year? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है। एक तो अगर आपका डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन होता है तो आपके लिए कंप्यूटेशन वैसे ही बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब हमें डेट्स के साथ इसे शुरुआत करनी है इसकी। 1 Jan 2002 को मशीनरी थी 1 लाख रुपए की, ठीक है। पहला ईयर एंड कब आया? 31 दिसंबर 2002, करेक्ट। 10% लगेगा, पूरे साल का लगेगा। बताइए 1 लाख का 10% इज व्हाट? 10,000। उतना डेप्रिसिएशन लगने के बाद वैल्यू कितनी बच जाती है? 90,000। अभी हम उस एडिशनल कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ इस 1 लाख की मशीनरी की ही बात कर रहे हैं। सो 2002 की वैल्यू पता चल गई, 2003 की बताइए, और 10,000 लेस हो जाएंगे। 2004 की वैल्यू और 10,000 लेस,
2005 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, इट्स टॉकिंग अबाउट दैट। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ऑफ व्हाट, नई मशीनरी का फिफ्थ ईयर या पुरानी मशीनरी का फिफ्थ ईयर। फॉर सेफ साइड हम फाइंड कर लेते हैं सिर्फ इसका फिफ्थ ईयर, ठीक है, 60,000। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड मशीनरी। जो सेकेंड कंपोनेंट परचेज किया गया है ऑन 1 जुलाई, साल के बीच में है 2004। कितने का है ये? अगर आपने यहाँ 20,000 लिखा तो आप रॉन्ग है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 2,000 एडिशनल स्पेंडिंग भी हुई है जो कि कैपिटलाइज होने वाली है। सो इसे प्लीज ऐड कर दीजिए, इट विल बी 22,000। अब यहाँ पर ईयर एंड कब आएगा? 31 दिसंबर 2004। कितने महीनों में? 6 महीने। तो इस बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 22,000 पे 6 महीनों का ही लगेगा एट द रेट 10%। ऑन योर कैलकुलेटर्स 22,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 2, यानी कि 1,100 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है आपका। वैल्यू कितनी बच जाएगी? 22,000 माइनस 1,100, इट विल बी 20,900, 20,900। अब से पूरे पूरे 10 साल का ही डेप्रिसिएशन लगने वाला है। सो 31 दिसंबर 2005 को क्या वैल्यू रहेगी अब इसकी? 22,000 का 10% कितना था? 2,200। लेस कीजिए 20,900 में से 2,200, कितना हो जाएगा वो? 18,700। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन से फिफ्थ ईयर की बात कर रहा है। अगर वो 2005 की बात कर रहा है, सो वी कैन ऐड दिस फिगर एंड दिस फिगर। 60,000 प्लस 18,700, तो वो हो जाता है 78,700। और किसी भी ऑप्शन में 60,000 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि वो बात कर रहा है आपके दूसरे कंपोनेंट के 5 इयर्स एंड हो जाने वाले पीरियड, राइट। तो अब हमें ये कंप्यूटेशन थोड़ा और आगे तक चलाना है, 1-2 साल और आगे आते हैं। बताइए। यस स्टूडेंट्स, बताइए हमें कौन से ईयर तक आना होगा अब। इस वाले कंपोनेंट के 5 इयर्स कब कंप्लीट होंगे? 4 में दिया गया है। सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। आर वी सपोज टू गो टिल 2008? अब यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बताइए। आंसर्स इन द चैट बॉक्स प्लीज। क्या चाहिए था कि जो आपकी ओरिजिनल मशीनरी है उसके 5 इयर्स कैलकुलेट करने हैं, और हमने जो कैलकुलेशन किया है ये सिर्फ 4 साल का था। देखिए 2002 की शुरुआत से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4 एंड ईयर एंड 5 विल बी दिस। एक बार और हमें 10,000 लेस करने थे, तो कहीं ना कहीं आपको 2006 की वैल्यूज तक पहुंचना है। अब क्या आप इसे समझ पाए? अब आपके एडिशनल कंपोनेंट को भी हम 2006 के एंड तक ही वैल्यू करेंगे। एम आई राइट? बताइए। 1 साल का और डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हो जाना चाहिए। 18,700 माइनस 2,200, 18,700 माइनस 2,200 विल बी 16,500। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। 16,200 प्लस 50,000 फॉर दिस, कितना हो गया ये? 66,500। ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला हमें चाहिए था? बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन थी, बस इस क्वेश्चन ने मांगा आपका सिर्फ थोड़ा टाइम और प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जामिनेशन में यही है जो आपको यूज नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोरी क्वेश्चन। In case of a deposit account in the joint name of X and Y and the nominee is A, X और Y का joint account है, Mr. A is the nominee। अब Mr. X died in an accident, Mr. X की हो जाती है death, so the balance is payable to whom? X जो joint owner थे वो चले गए, अब सिर्फ Y बचता है और nominee बचता है।
तो वो जो फंड्स होंगे वो किसे मिलेंगे? जो बचे उनको मिलेंगे, यानी कि वाई और ए को मिलेंगे। वाई एंड लीगल हेयर्स ऑफ एक्स, इज इट सो? एक्स के लीगल हेयर्स को क्यों कुछ मिलेगा जब एक्स ने अपना नॉमिनी रखा है? ऑप्शन बी से नॉमिनी को मिलेगा और लीगल हेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। ऑप्शन ए बोलता है नॉमिनी ए को पूरा पैसा मिलेगा, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन डी बोलता है सिर्फ वाई को मिलेगा, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। अब मुझे बी और सी में से बताइए क्या होने वाला है करेक्ट सॉल्यूशन? वाई एंड लीगल हेयर्स ऑफ एक्स या फिर नॉमिनी के बाद लीगल हेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब वाई के लीगल हेयर को क्यों मिलेगा, उसकी थोड़ी ना डेथ हुई है। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, बाकी बचता है आपके पास सिर्फ ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई को मिलेंगे फंड्स और एक्स के लीगल हेयर्स को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन। डेबिट इन रियल अकाउंट मींस कैश। अब मुझे पहले ये बताइए रियल अकाउंट कौन सा होता है? हमने तीन टाइप्स के अकाउंट देखे हुए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एम आई राइट? तो इसमें रियल अकाउंट कौन सा था? रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा था? जो इंडिविजुअल से जुड़ा होता है या आर्टिफिशियल पर्सन को भी वो इंक्लूड करता है जैसे कि कंपनीज। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो आपके इनकम और एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स होते हैं। बचते हैं रियल अकाउंट्स, वो कौन से होंगे? आपके असेट्स और लाइबिलिटीज वाले, राइट? सो अ डेबिट इन अ रियल अकाउंट मींस व्हाट? अब किसी भी असेट या लाइबिलिटी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर का एग्जांपल ले रही हूँ। असेट अकाउंट इज माय रियल अकाउंट, तो फर्नीचर के अकाउंट की बात हो रही है और ये चार कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। The value of the asset whose account is being debited has increased. ये कह रहे हैं कि इस अकाउंट में कोई भी डेबिट एंट्री का क्या मतलब होगा? फर्नीचर अकाउंट में अगर कोई भी डेबिट एंट्री होती है तो वो यहाँ पर ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर टू कैश, इस एंट्री का क्या मतलब है? फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर आया कैश गया, राइट? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ असेट हुज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड हैज इंक्रीज। तो कहीं ना कहीं फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट से। एम आई राइट? सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ ऑप्शन बी सेज द वैल्यू ऑफ द असेट whose account is being debited has decreased, यानी कि जिस अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो गई है। क्या फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पर कम हुई थी? जी नहीं। सो ऑप्शन बी इज नॉट द राइट। ऑप्शन सी बोलता है बिजनेस हैज अक्वायर्ड मोर ऑफ दैट एसेट। अगर आप और फर्नीचर खरीदेंगे तो आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे? फर्नीचर टू कैश? बिल्कुल हाँ, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। एंड डी वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बिजनेस हैज सोल्ड दैट एसेट। बिजनेस कल को फर्नीचर अगर बेचता है तो वो क्या जर्नल एंट्री करेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश टू फर्नीचर होगा, यानी कि फर्नीचर के क्रेडिट साइड पर ये एंट्री आएगी, ना कि डेबिट साइड। सो आपकी कौन से आंसर्स यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं? ए एंड सी या ए और सी? देखिए सभी ऑप्शंस में आपके पास और दिया गया है। सो ए और सी, बी और सी, ए और डी, सी और डी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? बिल्कुल सही जवाब ये होने वाला है ऑप्शन ए विच सेज ए और सी ओनली। ए और सी ही हो सकता है जिस केस में जो कि इस स्टेटमेंट को सूट कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, practical question. A and B are in need of funds on 1st Jan 2017. A drew a bill for 2 lakhs for 6 months on B. A और B दोनों को फंड्स की जरूरत थी 1st Jan 2017 को। A ने एक बिल ड्रॉ कर दिया B के नाम पर 6 महीने बाद का ऑन 4/1/2017। 6 मंथ्स का बिल है और देखिए जनवरी के चौथे दिन में ही क्या हो रहा है? A got the bill discounted at 10% per annum and remitted 40% of the proceeds to B. यानी कि जब बिल ड्रॉ किया गया है उसके 3 दिन बाद ही ए ने उसे अपने बैंक से जाकर डिस्काउंट करा दिया। ये क्या आपको अकोमोडेशन का केस लग रहा है? अकोमोडेशन में क्या होता था? कोई जेन्युइन सेल परचेज नहीं हो रहा है लेकिन सिर्फ बिल्स रेज किए जा रहे हैं, राइट? तो अब मुझे बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? A got the bill discounted at 10% per annum and remitted 40% of the proceeds to B. A ने डिस्काउंट कराया 10% में, यानी कि बैंक ने उसे 10% का कमीशन चार्ज कर लिया होगा।
बट आपको साफ साफ लिखा गया है कि 10% पर एनम है। अगर वो पूरे साल का बिल होता तो पूरे साल के 10% लगते। बट बिल की वैलिडिटी ऑलरेडी आपको बता दी गई है क्वेश्चन में, विच इज 6 मंथ्स, यानी हाफ ऑफ अ ईयर। तो क्या हम इसे 5% ही समझेंगे? बिल्कुल। 2 लाख का बिल लेकर मिस्टर ए जाते हैं बैंक में, तो बैंक उनका कितना कमीशन डिडक्ट करेंगे? नॉट 10%, इट विल बी जस्ट 5%। ओके, क्या आप अग्री कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन से, इस स्टेटमेंट से? यानी कि बैंक ने उनसे डिडक्ट कर लिए होंगे 10,000 और मिस्टर ए को कितने लौटा दिए होंगे बाकी का अमाउंट? 1,90,000। 1,90,000 अब ए के पास है। और क्वेश्चन में आपको बताया गया कि ए ने 40% प्रोसीड बी को दे दी। तो ए ने बी को कितनी प्रोसीड दी? 1,90,000 का 40%। एज सिंपल एज दैट। ऑन योर कैलकुलेटर्स, 1,90,000 into 40%, 76। इज दैट द करेक्ट आंसर? यस, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, और ये था अकोमोडेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोरी क्वेश्चन। कैश विच इज नॉट ड्यू एज इनकम ऑफ द बिजनेस is not credited to income under dash system, and cash received whether due or not is taken as income of the business under dash system. ऑप्शंस देख लीजिए पहले, इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी वो थोड़ी कंफ्यूजिंग साउंड कर रही थी, लेकिन ऑप्शन देखकर समझ आ गया। अब अगर आप क्वेश्चन को री रीड करते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। कैश विच इज नॉट ड्यू, वो कैश जो अब तक ड्यू नहीं है और हमने इनकम में भी उसे क्रेडिट नहीं किया है, तो वो कौन सा सिस्टम था? सेकेंड है, जो कैश रिसीव हो चुका है भले ही वो ड्यू हो या नहीं हो और हमने उसे बिजनेस की इनकम में भी नोट कर दिया, तो वो कौन से सिस्टम में होता है? सेकेंड केस मुझे समझने में थोड़ा ज्यादा इजी लगता है। वो कैश जो बिना ड्यू हुए हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है, उसे हम कौन से सिस्टम में कंसिडर करते हैं? ड्यू हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है तो हमने उसे कंसिडर किया है। सो दैट विल बी अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बचता है दूसरा, विच इज योर अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अब अगर आप पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन इज अप्रूवल सिस्टम। कैश विच इज नॉट ड्यू एज इनकम, यानी कि अभी तक ड्यू हुआ नहीं है, इसीलिए अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, भले ही सच में मिल गया हो। तो वो हो जाता है आपका अप्रूवल सिस्टम। सो आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? पहला है अप्रूवल, दूसरा है कैश बेसिस। तो आंसर इज ऑप्शन डी, अप्रूवल ऑब्लिक कैश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड द अकाउंट ऑफ अ सप्लायर? अब आपको एक सप्लायर का अकाउंट इनमें से किस कैटेगरी में देखने को मिल सकता है? आंसर्स इन द चैट बॉक्स। पहला ऑप्शन है परचेज लेजर या ट्रेड पेएबल लेजर। सेकेंड है सेल्स लेजर या ट्रेड रिसीवेबल लेजर। थर्ड इज इम्पर्सनल लेजर एंड फोर्थ इज नॉमिनल लेजर और जनरल लेजर। सप्लायर कौन होता है? जिससे हम परचेज करते हैं, जो हमें माल सप्लाई कर रहा है। तो सप्लायर का अकाउंट जाहिर सी बात है आपको अपने परचेज लेजर या ट्रेड पेबल्स के लेजर में ही दिखेगा। आंसर इज ऑप्शन ए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आज कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे हार्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस की कैटेगरी कम है और बहुत बेसिक कैलकुलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारे हार्ड क्वेश्चंस थे वो हम पिछले दिनों में डिस्कस कर चुके हैं। डोंट वरी, मेरे पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बट अब क्योंकि आप लोग की एग्जामिनेशंस ऑलरेडी रनिंग स्टेज पर है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपके माइंड पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहती, कोई भी डीमोरल होने की सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहती। सो दैट्स वाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिससे कि आपका मोटिवेशन इंक्रीज होगा, आपको ये फील होगा कि यस, यू आर द बॉस ऑफ एएफएम। आपको सारी की सारी जानकारी है एएफएम से जुड़ी हुई, एंड अल्टीमेटली वही वर्क करने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तक हमने जितना सीख लिया वो काफी था। अब नया कुछ सीखने का नया टाइम नहीं बचा है। अब एग्जामिनेशन कुछ दिनों दूर ही है, तो हमें कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना, राइट। फिलहाल कुछ एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं और इस सेशन को जल्दी ही रैप अप करते हैं, राइट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे वन आ गया, यानी कि आई सपोज यहाँ पे सीरीज ऑफ 2-3 क्वेश्चंस और आएंगे, बस इन्हें डिस्कस कर लेते हैं और आज के लिए रैप अप करते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, काफी इजी है ये क्वेश्चन।
A trader carries an average inventory of rupees 40,000. आपको एवरेज इन्वेंट्री दी है. एवरेज इन्वेंट्री इज व्हाट? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. His inventory turnover ratio is 8 times. आपको inventory turnover ratio भी दिया है. If he sells goods at a profit of 20% on revenue from operations, यानी कि 20% profit on sales, ना कि 20% profit on cost. आप याद कीजिएगा एक लेक्चर में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, उसे हमने कैसे डिस्कस किया था. सपोज आपने 100 रुपीज का कुछ परचेज किया है, आप उसमें 20% प्रॉफिट ऐड करके उसे सेल करना चाहते हैं, तो आप उसे कितने रुपीज में सेल करेंगे? 120. अब यहाँ पर ये जो 20% है, ये आपने किस चीज पर ऐड किया? अपनी कॉस्ट प्राइस में. कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड यू गॉट योर सेलिंग प्राइस. बट हर बार प्रॉफिट कॉस्ट पे हो ये जरूरी नहीं. जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन यहाँ पर आपको साफ दिया है कि ही सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन RFO, यानी कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि आपको इस वैल्यू का 20% फाइंड करना है. तो अब इस चीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेटर्स की मदद से ये सुपर इजी हो जाएगा आपके लिए. कैलकुलेटर पर डायल कीजिए 100. बताती हूँ आपको 100. अब MU कीजिए, प्रेस किया MU. अब कीजिए 20%. क्या आपको 125 मिला? यानी कि 100 प्लस 25 एंड यू गॉट 125. अब कीजिए कि इसका 20% कितना होगा? 125 का 20%. क्या वो 25 आ रहे हैं? जी हाँ, तो हमने फाइंड करना सीख लिया प्रॉफिट ऑन सेल्स. कैसे आप फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स? जब भी प्रॉफिट ऑन सेल्स हो तो आपको MU बटन का यूज करना है. MU ऑन योर कैलकुलेटर. ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन. आपको यहाँ पर फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS. इससे आपको एक हिंट आ जाएगी कि देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था, कॉस्ट ऑफ COGS फाइंड करने कहा गया है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपके दिमाग से फॉर्मूला निकल गया है बाय चांस, तो अब आपको ये याद आ जाएगा. जब आपको दिया गया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. एम आई राइट? फिर से लिखती हूँ. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. अब आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है. क्या आपको अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया? 8 into 40,000, 3,20,000. आपसे वही पूछा गया इस वाले सब पार्ट में. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इट इज 3,20,000. डन, बिल्कुल इजी. नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसी क्वेश्चन में आपको सेल्स प्राइस बतानी है. देखिए अब जो ट्रिक आपको बताई है उससे आप करेंगे तो बहुत इजीली पता चल जाएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है 3,20,000 है. प्रॉफिट भी आपको पता है 20% ऑन सेल्स. तो आपको क्या करना है? 3,20,000 on your calculators, MU 20%, and you got your answer. है ना काफी इजी. 3,20,000 MU 20% equals to, and you got 4 lakh. ये मैंने स्टेप्स भी लिख दिए हैं. जस्ट इन केस एग्जामिनेशन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बहुत इजीली आप इसको फाइंड कर पाएंगे. राइट, योर आंसर इज ऑप्शन डी. अब थर्ड पार्ट, ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस COGS. क्या आपके पास दोनों फिगर्स मौजूद हैं? सेल्स भी पता है और COGS भी पता है. पिछले ही सब पार्ट में हमने सेल्स फाइंड की थी 4 लाख, और सबसे पहले वाले सब पार्ट में हमने कॉस्ट फाइंड की थी विच वाज 3,20,000. क्या आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है? जी हाँ, इट इज 80,000. और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरी तरह से रैप कर दिया है. अब इस तरह के जो सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मार्क्स देकर जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है और आपको आंसर उससे 3 निकाल पाएंगे आप. राइट, एक क्वेश्चन पढ़ो और 3 आंसर सॉल्व कर दो. सो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है. एम आई राइट? तो अब हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं.
इस तरह की और भी वीडियोस आएंगी। अभी आपकी एग्जामिनेशन को 3 से 4 दिन हैं, तो प्लीज बने रहिएगा। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा अब तक अगर नहीं किया है तो। एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारे जरूरी अपडेट्स, सारी नोटिफिकेशन, सब कुछ मिलता रहेगा एट अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। और तो और आपके एएफएम के लिए आपके पास एक मैराथन भी आने वाला है, यानी कि लॉन्ग लेक्चर चलने वाला है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम देखेंगे, राइट। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ पर रैप करती हूँ। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है, छोटा मोटा डाउट, क्योंकि बहुत बड़े डाउट्स का अभी आपके पास टाइम नहीं है, एंड कुछ नया सीखने का अभी ये सही टाइम भी नहीं है, आप फ्रीली इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। हमारी टीम मौजूद है। आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हैं, या आप अगर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो कहीं भी आपको कोई क्वेरी फेस हो रही है, कहीं भी आप आंसर्स के साथ अगर सेटिस्फाइड नहीं है या मिसमैच फेस कर रहे हैं, राइट, किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप ग्रुप चैट का यूज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ रैप अप करती हूँ। प्लीज अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बरकरार रखिए। All the very best. Goodbye, good luck. Thank you. See you, Neha Bansal. Signing off. Have a nice day.